Assalamu alaikum students and welcome back to your science class. We are doing chapter number 6 and that is structure of an atom. The topics we will cover today are going to be chemical formula and isotopes. So let's start our lecture. Our first topic, chemical formula. A chemical formula is a chemist way of describing a molecule. Chemical formula क्या होता है? केमिस्ट का एक अपना तरीका होता है जिससे वो एक मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब होता कैसे है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग बीच में फ्रेंड्स बैठे होते हैं या कुछ आप लोग एक दूसरे को जानते हैं तो फिर आप ऐसे करते हैं कि अक्सर थोड़े से शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे थोड़े से सिंबल्स होते हैं जिसके ज़रिए आप एक चीज़ को पहचान जाते हैं। सो इसी तरह से केमिस्ट भी क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बड़े बड़े लंबे लंबे नाम लिखने के बजाय उनके जो फार्मूलाज उन्होंने बनाए होते हैं जिसकी वजह से वो छोटे 4 या 5 या 6 वर्ड्स होते हैं, इस तरह से वो उसको लिख लेते हैं और उससे बनने को समझ आ जाता है कि किस कंपाउंड की बात करें या किस चीज़ की बात करें। सो उसके लिए केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो केमिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि उनका केमिकल्स और कंपाउंड्स के साथ बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो लंबे लंबे नाम लिखने लगेंगे तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये केमिकल फार्मूला का मेथड निकाला जिसके ज़रिए वो ईजिली सारे के सारे कंपाउंड्स को मेंशन कर देते हैं। फार्मूला A formula consists of the symbols of atoms present in a chemical compound as well as their numbers written in the form of the subscript. अब subscript किसको कहते हैं? Subscript for example ये A है, ठीक है, इसके नीचे जो आप लिख रहे हो इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर ये ऊपर लिख रहे हो तो इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, ये इनके नाम है। पावर भी कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट भी कहते हैं अगर आप इस तरह देखें, और ये नीचे वाला जो है इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है, वो सिंबल्स ऑफ एटम्स है, एटम्स के सिंबल से बना होता है जो कि केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट है, और उसके अलावा उनके नंबर्स जो यानी कि जितने एटम्स उसमें प्रेजेंट है वो भी साथ लिखा होता है, किस फॉर्म में? सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, यानी कि नीचे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम इधर सबस्क्रिप्ट में उसके साथ 2 लिखते हैं बिकॉज देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल। इस तरह से ऑक्सीजन है तो हम O के साथ इधर नीचे 2 लिखते होते हैं जब हम सिंपली ऑक्सीजन को मेंशन करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज आल्सो अ मॉलिक्यूल एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक। सो ये हमारे पास फॉर्मूला की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आप। द फॉर्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज H2O, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? H2O, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। H किसका सिंबल है? दैट इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। O किसका सिंबल है? O इज फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल है। A small 2 after H tells you that it has 2 hydrogen atoms, और ये जो सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है ये हमें क्या बता रहा है? बिकॉज देयर आर 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ O के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? एक ही होगा। जब जहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं होगा इट मीन्स के वहां पे एक ही एटम जो है वो प्रेजेंट है। नोट, वी डू नॉट राइट नंबर 1 इफ देर इज ओनली 1 एटम। वही बात है कि अगर सिर्फ एक ही एटम वो है तो हम 1 नहीं लिखते, बस सिर्फ उसको मेंशन कर देते हैं। यानी कि अगर O लिखा हुआ इट मीन्स कि उसका एक ही एटम है। O के साथ अगर हम 3 लिख रहे हैं या अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे तो हम साथ 2 लिखेंगे और इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और अगर सिर्फ एक ही एटम है तो सिर्फ हम उसको उसका सिंबल मेंशन कर देते हैं और उसका मतलब यही होता है कि वो एक ही एटम जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज C6H12O6। H किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का। C किसका सिंबल है? कार्बन का। और O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? बिल्कुल 6 एटम्स होंगे। H इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन, O इज फॉर ऑक्सीजन, C इज फॉर कार्बन। इट हैज 6 कार्बन एटम्स, बिल्कुल हमने देख लिया है। 12 हाइड्रोजन एटम्स, बिल्कुल, एंड 6 ऑक्सीजन एटम, ये भी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। Some elements exist in molecular form such as oxygen, hydrogen and chlorine,
ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो इंडिविजुअली या अकेले एक एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी का हमने देख लिया था, तो स्टेबल अब हाइड्रोजन का देख लेते हैं ना, उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक होता है। ठीक है, सो उसके जो एक ही शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि स्टेबल हो जाए। जाहिर सी बात है, जो सबसे पहला शेल होता है, जो के शेल होता है, उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक और हाइड्रोजन का एटम जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, एक और हाइड्रोजन का एटम बना के उसमें हमने उसमें भी क्या है, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये देखिए, अब दोनों को देखें, दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों अनस्टेबल हैं। तो करते ये क्या है कि ये जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं ये कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरह कर लेते हैं इसको। ये देखिए, इन्होंने अपना जो के शेल है वो क्या कर लिया, वो कंबाइन कर लिया इन्होंने। ठीक, ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है और वो कंबाइन हो गए, तो हम इसको लिख देते हैं H2। और होता क्या है, यहाँ पे वो जो दोनों वो है इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शेयर हो जाते हैं, तो दोनों का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज एटॉमिक फॉर्म यानी कि अलग, अगर वो अलग अलग होंगे तो वो फिर स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसमें फिर आगे बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक डिफरेंट बॉन्ड्स है। ठीक है, सो वो हम फिर उसको फिर आप डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिंपल सा एक मेथड मैंने आपको बताया। द केमिकल फार्मूला फॉर सच एलिमेंट्स इज अ symbol with a number at the bottom right corner of the symbol indicating the number of atoms। ठीक है, केमिकल फार्मूला ऐसे एलिमेंट्स का क्या होता है, एक सिंबल होता है और उसके बॉटम राइट कॉर्नर यानी कि उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा होता है, वो नंबर ऑफ एटम्स लिखे होते हैं जो कि बता रहा है कि यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल देख लें, H2 is for hydrogen showing that it has 2 hydrogen atoms। बिल्कुल H2 जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है और 2 क्या शो कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Cl2 is written for chlorine और यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 एटम्स जो हैं वो मिलकर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह से O2 is for O2 is for ऑक्सीजन, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, O2 is for oxygen। Note: if the number is written before the symbol like 2H, then it means that there are 2 separate atoms of hydrogen। अगर ये जो H2 है, ये जो 2 अगर हम इसको स्टार्ट में लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 सेपरेट एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी इस तरह दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। ओके, अब उन इंग्लिश की बुक्स को आपने बाइंड करना है। ठीक, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो उन बुक्स को सेपरेट सेपरेट बाइंड करेंगे या फिर एक ही बाइंड में दोनों बुक्स को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब जरा गौर से सुने, अगर आप वो दोनों बुक्स को एक ही कवर में या एक ही उसमें बाइंड कर रहे हो, एक ही कवर में उनको एक साथ बाइंड कर रहे हो, तो आप उसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखोगे। फॉर एग्जांपल, हम बुक को H कह रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम उनको एक ही उसमें बाइंड करें तो हम H2 लिखते हैं, क्योंकि वो एक ही बाइंड को क्या कर रही हैं, दोनों बुक्स शेयर कर रही हैं। ठीक है, अगर आप उन दोनों बुक्स को अलग अलग बाइंड करते हो तो फिर आप उसको इस तरह लिखोगे कि 2H, क्योंकि दोनों की जो बाइंडिंग है वो सेपरेट है। एक बुक की बाइंडिंग उसकी अपनी है, दूसरी बुक की बाइंडिंग उसकी अपनी है। सो यहाँ पे 2 बुक्स हैं और वो बिल्कुल सेपरेट हैं, सेम है बट सेपरेट हैं। ठीक है, सो उसको आपने किस तरह से लिखना है, इस तरह से। दूसरी तरफ जिसमें हमने एक बाइंड में 2 बुक्स को बाइंड कर दिया, 2 बुक्स को कंबाइन कर दिया, तो वहां पे उसको हम इस तरीके से लिखेंगे
क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एक ही बाइंड को दोनों बुक्स शेयर कर रही हैं, वो मिल चुकी हैं। अब एक बुक को उठाएंगे तो दूसरी बुक भी साथ खुद ब खुद उठेगी, बिकॉज दे आर नाउ कंबाइंड, वो बॉन्ड टुगेदर हमने उसको कर दिया है। सो यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, इसमें ये क्या होते हैं, ये दोनों जो है ये बाइंड हो जाते हैं, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म इनकी बन जाती है, ऐसे बाइंड हो जाते हैं, एक इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म बन जाती है जिसको हम फिर सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज उनका एक बॉन्ड बन गया है आपस में। ठीक है, सो इस तरह ये देखें, ये 2 हाइड्रोजन के, ये H2 है, ठीक हो गया, दिस इज H2, क्योंकि ये दोनों क्या करें, ये शेयर करें हैं। और ये इस तरह जो लिखा हुआ है, यू कैन राइट दीज एज 2H एज वेल, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर सेपरेट, वो दोनों एटम्स जो हाइड्रोजन के हैं वो सेपरेट है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 2H की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने इन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है, यानी कि इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, कंबाइन कर लिया है, तो वहाँ पे हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Some formulas have a bracket in them with a number outside the bracket, ठीक है, कुछ formulas ऐसे होते हैं जिनमें एक ब्रैकेट प्रेजेंट होता है और एक नंबर होता है उस ब्रैकेट के बाहर, आउटसाइड द ब्रैकेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH2, ठीक है। अब आपको अगर नजर आ रहा हो तो एक Mg लिखा हुआ है और OH जो है उसको लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। 2 आउटसाइड द ब्रैकेट सेज दैट यू हैव 2 ऑफ ईच एटम इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है उससे मतलब ये है कि दोनों एटम्स जो हैं वो 2-2 प्रेजेंट है। अब जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होता है, ये सेपरेट नहीं होते हैं। सो अब ये भी O2 है, अब इसको कैसे लिखें बंदा, ये ऐसे अजीब सा भी लगता है और इम्बैलेंस भी लगता है कि हम ऐसे लिखें O2H2 लिखें, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ 2 है। तो हम वैसे जब करते हैं, जब हम वो पावर्स आपने देख ली होंगी कि जब आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो उसकी जगह आप 2 स्क्वायर लिख देते हो, है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दोनों के सबस्क्रिप्ट सेम है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो इनके हैं वो सेम है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, OH को लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, और ये जो 2 है इसको एक ही दफा बाहर लिख लिया जाता है, ठीक है। 2 outside the bracket says that you have 2 of each atom inside the bracket. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 मैग्नीशियम का एटम है। अच्छा जी, अब रूल देख लेते हैं कि रूल कौन सा है। अ कैटाइन और पॉजिटिव आयन ऑलवेज रिएक्ट्स विद एन एनाइन टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर हमें एक केमिकल कंपाउंड बनाना है और कोई रिएक्शन करना है तो उसमें क्या होता है, कैट आयन या फिर जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा क्या करता है, वो एन आयन से रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा था ना, हम कहते हैं कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, ठीक है। सो वही वाला जो रूल है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, और इस तरह से ये क्या होते हैं, ये कंबाइन होते हैं, या तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन आयन बॉन्ड्स विद अ क्लोराइड आयन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन आयन क्या करता है, वो क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। ये देखें H प्लस प्लस Cl माइनस, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, उस पर प्लस है, क्लोरीन पे माइनस है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया था, क्लोरीन पे माइनस साइन आ गया, हाइड्रोजन पे प्लस, दोनों कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको फिर आप इंशाल्लाह हायर क्लास में एंड मे बी क्लास 8 में इंशाल्लाह इसको आप फिर बहुत डिटेल में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये रूल सिर्फ याद रखना है कि जब आप केमिकल वो करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो उसमें जो आपके पास एटम्स होते हैं या जो भी एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो उसका रिएक्शन इस तरह से करना होता है कि एक तो आपने जो उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड पे स्टेबल रखने होते हैं, दोनों साइड पे उनको सेम होना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो भी आपके पास जिस
एटम के ऊपर प्लस साइन होता है, यानी कि वो कैटाइन प्रेजेंट होता है उस पर, सो वो हमेशा एनाइन के साथ रिएक्ट करता है, और अगर नेगेटिव उस पे है तो वो पॉजिटिव पे जाएगा। इसको मैं आपको डिटेल में समझाती, लेकिन चूंकि फिलहाल आपके लेक्चर से रिलेटेड नहीं है और फिर बहुत डिटेल में चला जाएगा, सो इसलिए मैं यहाँ पे इसको इतना ही क्लियर करूँगी। सोडियम आयन बॉन्ड्स विद हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम आयन क्या करता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, सोडियम आयन बॉन्ड्स विद हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम का जो आयन है वो बॉन्ड करता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ये देखें, ये आपके पास सोडियम का आयन है जो कि कैटाइन है, और ये हाइड्रोक्साइड OH को कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है। ये कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस देखेंगे। पहले पॉजिटिव है हाइड्रोजन, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, लिथियम, अमोनियम, ये सारे देखें, इस पे सारे के सारे ये क्या है, ये पॉजिटिव आयंस है या फिर कैटाइंस हैं। नेगेटिव आयंस देखें, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है, ब्रोमाइड होता है, फ्लोराइड है, आयोडीन है, हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये जितने भी आपको केमिकल्स नजर आ रहे हैं, या फिर सॉरी आप इसको वो भी कह सकते हैं एन आयंस हैं ये, या एलिमेंट्स हैं ये जिन पे माइनस साइन होता है, सो दीज आर एन आयंस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोटोप्स का। अब देख लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। All atoms of a particular element have the same number of protons. मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, आई थिंक, कि हम जब एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों सेम नंबर है ना। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर भी होता है, वही इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है। तो फिर हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं कहते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों कहते हैं। अब वो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ के मैं आपको दोबारा भी वो आंसर जो है वो बताऊंगी। ऑल एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पार्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट दे में हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। The atoms of an element having the same number of protons but a different number of neutrons are called isotopes. और एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो एक सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है, वो उसमें डिफरेंट है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। दोबारा से बता देती हूँ, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। वो एटम्स, वो एलिमेंट्स के एटम्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ जाता है, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है सबका, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स के जो मास है उसमें डिफरेंस आता है। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और उनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा जी, अब डिटेल्स देख लेते हैं। Chemical properties of an atom depend on the interaction between proton and electron. Therefore, their chemical properties are almost the same. हम जब भी एटम की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं, हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्यों ज़रूरी है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो हमें काफ़ी सारी डिटेल्स देता है। सो यहाँ पे जो एटम है वो डिपेंड करता है किस पे, इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे, यानी कि उन पे क्या इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उस पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चूँकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, सो इसीलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। Change in the number of neutrons affects the physical properties of an atom. अब जाहिर सी बात है कि हमने कहा कि जो आइसोटोप्स हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई चेंज होगा ना। सो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं लेकिन
because the number of neutrons are different, therefore the physical properties of an atoms are affected by it। जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एटम की, वो इस चेंज से अफेक्ट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे असर नहीं पड़ता, वो सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। The more neutrons there are in an atom, the denser or heavier it is। ठीक है, जितने हमारे पास न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एक एटम में, उतना ही वो हैवियर होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आपके पास एक बैग है, उसमें आपने टोटल सेम ही बैग है, आपके पास 2 बैग्स हैं और बिल्कुल सेम है। एक में आपने 1 kg फ्रूट डाले हुए हैं और दूसरे में आप फिर उस 1 kg को 1.5 kg कर दें, उतने फ्रूट डाल दिया, सेम ही उसके हैं साइज के फ्रूट्स हैं, आप ऐसे कह लें तो। लेकिन होगा क्या, अब है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो सेम है ना, दोनों में सेम फ्रूट है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपने एक में 1.5 kg फ्रूट डाल दिए तो वो कोई और फ्रूट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। या फिर ऐसे करें कि हम एग्जांपल ले लें उसकी बनानास की। ठीक है, तो एक में आपने डाल दिए हैं 12 बनानास और दूसरे में आपने डाल दिए हैं 13 बनानास। ठीक है, सो जो 12 बनानाज हैं और 13 है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आप उसको कह लें कि वो तो सेम है ना। अब ये नहीं है कि एक थैले में आपने 13 बनानाज डाल दिए हैं तो दैट मीन्स कि वो बनाना से चेंज होकर ऑरेंज बन गए हैं या फिर वो एप्पल में चेंज हो गए, नहीं। अगर वो 13 है, 12 है, इवन 30 है, वो बनानाज ही रहेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज उनके सेम हैं, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, क्योंकि एक जगह पे 12 है और एक जगह पे 13 बनानास है, तो जाहिर सी बात है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज आ गया है कि एक में जो क्वांटिटी है वो कम है और दूसरे में क्वांटिटी ज़्यादा है। और इसी क्वांटिटी के चेंज की वजह से जिस बैग में 13 बनानाज हैं, तो उसका जो वो है वेट है वो, या मास आप उसको कह लें, उसका जो मास है वो 12 बनानाज के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा। सो वहाँ यहाँ भी वही बात करें कि जितने एक एटम में न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उतना ही वो डेंसर भी होगा, उतना ही वो हैवियर भी होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ये 3 जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। दे ईच हैव 1 सिंगल प्रोटॉन, Z इज इक्वल्स टू 1, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर सेम है और प्रोटॉन नंबर भी सेम है, यानी कि एक सिंगल प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट होता है। बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर जो इसके अंदर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दे ईच हैव 1 इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। और जाहिर सी बात है एक एटम को बैलेंस रखने के लिए क्या होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कि उसको वो चार्ज जो है उसको क्या रखे, बैलेंस रखे। यानी कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। टेबल देख लें, आइसोटोप सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, H1, ड्यूटेरियम H2, ट्रिटियम H3। ठीक है, हाइड्रोजन H1 में क्या है कि एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होते हैं। ठीक, ड्यूटेरियम में क्या होता है, उसमें एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर क्या है, 2 है। ऊपर आपको पता होगा, ऊपर हमारे पास हमेशा मास नंबर ही शो किया जाता है। ठीक है, सो मास नंबर हमारे पास कितना है, 2 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होगा, 1 न्यूट्रॉन। अब ऊपर वाले में एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। सो हमने क्या कहा था, जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह फाइंड करने का, तो हमारे पास हाइड्रोजन में ये फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन का एटम ड्रॉ कर रही हूँ और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और एक उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक, सो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हम क्या करते होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हम क्या करते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया था तो उसके हिसाब से एटॉमिक मास जो है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है तो आपको एटॉमिक मास के साथ, या जो P लिखा हुआ है न्यूट्रॉन के साथ, इसको हम इक्वल के दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस P है तो दूसरे साइड पे आके वो क्या हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा, इज इक्वल्स टू N।
तो ये हमारा फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास हाइड्रोजन का है उसका हम पहले देख लेते हैं। एटॉमिक मास कितना है, 1 है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से अब जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर क्या है, ये सारे के सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बता रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे, लेकिन हमारा फिलहाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई काम नहीं है, सो हम प्रोटॉन्स के नंबर देखेंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हाइड्रोजन में हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूटेरियम में देख लेते हैं आप, ड्यूटेरियम में देखते हैं, ड्यूटेरियम में देखें एटॉमिक मास कितना है, 2 है, ठीक, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें भी 1 ही है। सो ये हो गया 2 माइनस 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए ड्यूटेरियम में, 1 हो गए, ओके। अब हमने देखना है ट्रिटियम को। ट्रिटियम में देखें एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 3 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कोई चेंज हुए नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही हैं 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। सो ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। एलिमेंट कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं 12, 13 एंड 14। कार्बन 12 has 6 protons and 6 neutrons, most common form of carbon on earth। और वही अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं, इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो कार्बन 12 के लिए एटॉमिक मास कितना है, 12 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 6, ठीक है। सेकंड के लिए जब अब दूसरा होगा, ये कार्बन 12 है, ये C12 इसको लिख देते हैं, ठीक है। फिर है C13, C13 में क्या है देख लेते हैं। कार्बन 13 है 6 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। कैसे, बिकॉज द एटॉमिक मास इज 13, ठीक है, प्रोटॉन्स वही 6 हैं, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 7, ओके। नेक्स्ट इज कार्बन 14 है 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। अब देखते हैं कार्बन 14 को, C14 देखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू द एटॉमिक मास ऑफ C14 इज 14 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6, सो दैट इज इक्वल्स टू 8। 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8, सो कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, 8 न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। एंड कार्बन 12 जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्बन है ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बन एटम जो है वो कौन सा है, या कॉमन फॉर्म कार्बन की वो कौन सी है, वो C12 है या कार्बन 12 है, ठीक है। कार्बन 14 इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। कार्बन 14 क्या है, वो सबसे रेयरेस्ट यानी कम पाया जाने वाला फॉर्म है कार्बन का और रेडियो एक्टिव भी है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसको हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।